हाँ जी, बताओ जरा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लेवरेज पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला भी पढ़ा दिया था, थ्योरी भी पढ़ा दी थी। फाइनेंशियल लेवरेज का भी फॉर्मूला पढ़ा दिया था और कंबाइंड लेवरेज यानी टोटल लेवरेज का भी फॉर्मूला अपने ने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज को और थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। उसको पढ़ने से पहले जरा ये बताना, ऑपरेटिंग लेवरेज किन दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज एक तरीके से अगर हम बात करें तो वो रिलेशनशिप जो बताता है वो सेल्स की एंड ईबीआईटी इसकी रिलेशनशिप बताता है अपना ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक। फाइने फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, फॉर्मूला तो आपको पता ही, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वो नहीं, रिलेशनशिप पूछ रहे हैं कि क्या बताता है। वैसे ही फाइनेंशियल लेवरेज आपको पता है? फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला अच्छा बताना। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इन्हीं दोनों की रिलेशनशिप बताता है। ईबीआईटी एंड ईबीटी, इन दोनों की रिलेशनशिप बताता है फाइनेंशियल लेवरेज। ईबीआईटी एंड ईबीटी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी एंड ईएटी की रिलेशनशिप बताता है। पर ये कैसे आ गया? देखो, ईबीटी के बाद ईबीटी के बाद जो भी आएगा उसका इम्पैक्ट ईबीटी से होते हुए गुजरेगा। तो फाइनेंशियल लेवरेज को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ईबीआईटी ईबीटी की रिलेशनशिप बताता है। ये भी कह सकते हैं कि ईबीआईटी ईएटी की रिलेशनशिप बताता है। ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी और ईपीएस की रिलेशनशिप बताता है। मतलब फाइनेंशियल लेवरेज के लिए कुछ भी बोल लो, सब एक ही बात है। ईबीआईटी एंड ईबीआईटी के बाद वाली कोई भी एक चीज बोल सकते हैं, उसकी रिलेशनशिप बताता है। चलो पढ़ के देखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। आइए पढ़िएगा। A leverage activity with financing activities is called financial leverage। बिल्कुल सही। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ अगर कोई लेवरेज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये तो हम लोग को पता ही, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ हो रहा हो तो ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? बिटवीन द कंपनी ईबीआईटी, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, एंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने तो आपको बताया कि फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी और ईबीटी की रिलेशनशिप बताता है। यहां तो इन्होंने लिखा हुआ है कि वो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और ईबीआईटी की रिलेशनशिप बताता है। एक ही बात है, ईपीएस बोल लो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, किसी भी चीज की रिलेशनशिप बताता है। फाइनेंशियल लेवरेज बिल्कुल एक कह लें हाथ से निकला हुआ है, सबके साथ रिलेशनशिप बना रहा है ये। ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज ईबीआईटी एंड द अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फाइनेंशियल लेवरेज अंडरलाइन करिएगा, इज डिफाइंड एज, कैसे? एबिलिटी ऑफ ए फर्म, एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज, क्या यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को यूज कर रहे हैं। क्यों? टू मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब मल्टीप्लाई, यानी जितना इफेक्ट ईबीआईटी में आने वाला है उससे ज्यादा इफेक्ट होगा किसमें? ईपीएस में। टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन द ईपीएस। तो ऑन द ईपीएस भी बोल सकते हैं, ऑन द ईबीटी भी बोल सकते हैं, ऑन द ईएटी भी बोल सकते हैं, ऑन द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फंड्स, फंड्स यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, जो कहां से लाए? ऑब्टेन्ड करा, लोगों से लाए, एट ए फिक्स कॉस्ट। मतलब बदले में हमें क्या देना पड़ता होगा फंड्स यूज करने के लिए? लोन लेके आए, ब्याज देना पड़ता है। डिवेंचर इशू करे, ब्याज देना पड़ता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स कि हम एक फंड यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं लोगों से उधार लाए के, जिसके लिए हमें एक फिक्स कॉस्ट चुकानी पड़ रही। क्यों लाए हैं? इन द होप, इस उम्मीद में लाए हैं कि हम इंक्रीज कर पाएंगे, इंक्रीजिंग द रिटर्न टू शेयर होल्डर। ये क्या लाइन बोल गई? ये बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरी बात को समझो। मान लो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये पेन बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पेन बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, या ऑलरेडी मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है पेन बनाने का, मैं उसको और एक्सपेंड करना चाहता हूँ और बढ़ाना चाहता हूँ। और इस पेन के बिजनेस में मेरे को पता है कि मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो भी पैसा लगाऊंगा, उससे मैं 10% प्रॉफिट कमा लूंगा। मतलब अगर मैं पैसा
1 लाख रुपए लगाऊंगा, पेन का बिजनेस शुरू करूंगा, तो 1 लाख का 10%, 10,000 कमा लूंगा। मैंने अपनी जेब में चेक किया, जेब में तो इस समय एक भी रुपए नहीं रखे। हमने कहा अब क्या करें भाई, 1 लाख रुपए की जरूरत है, जेब में कोई पैसे नहीं, लेकिन मेरे को जरूर पता है कि अगर मैं 1 लाख मेरे को कहीं से मिल जाए तो मैं पेन के बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ, 10% का प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैंने बैंक में बात करी, हमने कहा मेरे को लोन मिल सकता है क्या? उन्होंने सारे फाइनेंशियल्स देखे, बैलेंस शीट्स वगैरह, रिटर्न वगैरह, उन्होंने कहा हाँ सर मिल सकता है। हमने कहा कितने परसेंट ब्याज है पेन बनाने के लिए हम आपसे लोन ले रहे हैं? उन्होंने कहा सर 6% इंटरेस्ट है, यानी 1 लाख रुपीज का मैं उनसे लोन लूंगा तो मेरे को ब्याज देना पड़ेगा 1 लाख का 6%, 6,000। मैं सोच में पड़ गया, मैं सोच रहा हूं मैं लोन लूं कि ना लूं, पेन का व्यापार शुरू करूं कि ना करूं। पेन का बिजनेस शुरू करूंगा तो 10% रिटर्न है कहीं ना कहीं, 1 लाख में 10% कमा पाऊंगा जो अर्निंग है उसमें, लेकिन पैसा है नहीं तो कहीं से लेना पड़ेगा जिसमें ब्याज भी देना पड़ेगा, और ब्याज 6% का मैंने एज्यूम कर लिया। आप क्या एडवाइस करेंगे, बिजनेस करें कि ना करें? करना चाहिए, क्यों, उससे क्या फायदा मिलेगा? क्या बात है, बच्चे बता रहे हैं 4%, आप एफएम सीख गए हैं। जाहिर सी बात है, हम 6% पे लेके आएंगे, कमाएंगे 10%, तो एक्स्ट्रा 4% बचेगा ना मेरे को। वो एक्स्ट्रा 4% जो हम ज्यादा कमा पाएंगे वो हम किसको देंगे? क्या हम वो भी बैंक वालों को दे आएंगे, ये लीजिए सर आपसे 6% पे लेके आए थे लेकिन हमने 10% कमाया, पूरा ले लीजिए? नहीं ना, हमें तो जितना फिक्स्ड है ब्याज उतना देना है। एक्स्ट्रा जो ज्यादा कमाया वो किसका? मालिक का। अब मालिक, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें एक मालिक होता है उसका, कंपनी है तो कंपनी का मालिक कौन? शेयर होल्डर उसका। अल्टीमेटली जो ज्यादा बचा वो अल्टीमेटली अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाएगा, यानी अल्टीमेटली जब डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ईपीएस बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए कमाए, 10%, 10,000 कमाए, देना पड़ा 6,000 केवल लोन का ब्याज का, तो 4,000 जो एक्स्ट्रा बचा उससे मेरा कहीं ना कहीं ईपीएस बढ़ेगा ना, जितना ज्यादा कमा पाऊंगा वो ईपीएस बढ़ेगा। आजकल इसी का जमाना है, आजकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी, एफडी भी कराएं तो भी इंटरेस्ट रेट कितना कम हो गया, तो लोन वगैरह पे भी अब इंटरेस्ट रेट कम है, और काफी सारी स्कीम्स है जहां पे आपको एमएसएमई वगैरह के लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए इजिली लोन मिल जाता है और कम रेट पे मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने अब अपने व्यापार करने के तरीकों को ही ये कर लिया है कि वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे के पैसे से व्यापार करते हैं, लोन लेके आते हैं और उससे बिजनेस करते हैं। उससे होता क्या है, लोन लेकर के आने से लोन सस्ता मिल गया आपको व्यापार के लिए, आपने व्यापार किया, कमाया ज्यादा तो ज्यादा आपको बच गया। मान लो मैं केवल सोल प्रोवाइडर हूं, मैं अपनी बात करता हूं, मान लेते हैं हम कंपनी अपनी नहीं, सोल प्रोवाइडर है, तो भाई 1 लाख रुपए का हम लोन लेके आए 6% के ब्याज पे, कमाया लेकिन हमने 10%, यानी 1 लाख लगा के हमने कमाया 10,000, बदले में 6,000 का ब्याज देना पड़ा 6% के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा मेरा को कितना बच गया? 4,000 बच गया, मेरी वो कमाई है। सभी लोग आज की तारीख में, ज्यादातर लोग यही करने लगे। इस तरीके से पैसे कमाने को, या यूं कहें इस तरीके से अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने को, ईपीएस कैसे बढ़ेगा? लोन लाने से ईपीएस कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि लोन लाए आप कम रेट पे, उस पैसे को जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो पेन के बिजनेस में, वहां पे कमा रहे हो ज्यादा, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो इक्विटी वालों के लिए मिला, ईपीएस बढ़ा। इस तरीके से ईपीएस को इंक्रीज करना एक वर्ड कहलाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये नहीं कि इक्विटी शेयर खरीद बेच रहे हैं, नहीं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिंपली मींस दैट कि हम बोरोड फंड्स लेके आए, यानी फाइनेंशियल लेवरेज और लगाए, फाइनेंशियल लेवरेज मतलब लगाने का मतलब लोन लिया, बोरोड फंड्स लेके आए जिससे हमने अपना ईपीएस बढ़ा लिया। तो बोरोड फंड से हमने कैसे अपना ईपीएस बढ़ा लिया? बोरोड फंड्स कम रेट पे मिल गया, जहां पे मैंने उन बोरोड फंड को इन्वेस्ट किया वहां मेरे को रिटर्न ज्यादा मिलता है, तो जो डिफरेंस है उससे कहीं ना कहीं ईपीएस पे इंपैक्ट आएगा और ईपीएस बढ़ेगा। इस चीज को अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी एफएम में आप एफएम पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर में भी आएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी 2-3 बार,
और भी चैप्टर्स में आएगा, तो भूल मत जाना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब। बताओ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ? सिंपल से अगर भाषा में कहें, हिंदी में बोले तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस कि हम फाइनेंशियल लेवरेज को यूज कर रहे हैं, दैट मींस हम बोरोड फंड्स को यूज कर रहे हैं और अपना ईपीएस इंक्रीज कर रहे हैं। सस्ते बोरोड फंड्स को यूज कर रहे हैं, जिस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके कमा ज्यादा रहे हैं तो हमारा ईपीएस बढ़ जा रहा है। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, अब ये लाइन जरा दोबारा एक बार पढ़ना। लिखा है, कह रहे फाइनेंशियल लेवरेज में लोग क्या करते हैं, फंड्स को यूज करते हैं जो वो लेके आते हैं किसी फिक्स कॉस्ट पे, ब्याज वगैरह देना पड़ता है, एक फिक्स कॉस्ट पे फंड्स को ले आते हैं। किस उम्मीद से लाते हैं, होप क्या होती है बदले में उनके? कह रहे होप है उनके लिए, क्या होप है? यूज ऑफ फंड्स एट ए फिक्स कॉस्ट इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू शेयर होल्डर। समझ में है? रिटर्न कैसे बढ़ेगा शेयर होल्डर्स का? फंड्स को यूज किया, फिक्स कॉस्ट पे लेके आए, तो भले ही हम उसमें से ज्यादा कमा रहे हो तब भी बैंक को तो उतना ही देना है जितना हमने पूछा है उससे, जितना हमारे उसके बीच में इंटरेस्ट तय हुआ, तो बैंक को इतना इंटरेस्ट दिया, कमाया ज्यादा, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ गया। और इसको मैं क्या बोलता हूं, एक और वर्ड आपको बताया, क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगली लाइन में ये भी लिखा है, पढ़िए, द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या कह रहे हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेट, ऐसे डेट जिसपे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बियरिंग मींस बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये बात है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी तो जो डिविडेंड देते हैं, ब्याज तो नहीं देते उनको, लेकिन आमतौर पे वो डिविडेंड भी फिक्स्ड होता है। आमतौर पे प्रेफरेंस का डिविडेंड भी पहले से तय होता है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स लेके आ रहे हैं। आपने सुने भी होंगे 10% प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डज दैट 10% मींस? 10% इज द रेट ऑफ डिविडेंड। अब अगर मैंने इससे ज्यादा कमाया तो प्रेफरेंस वालों को थोड़ी ना देता हूं, मैं किसको देता हूं? इक्विटी वालों को। अल्टीमेटली मालिक वही है। तो कह रहे हैं डेट के पैसे को यूज करना या प्रेफरेंस के पैसे को यूज करना इन द होप कि आपकी इक्विटी की अर्निंग बढ़ जाए, ये कहलाता है फाइनेंशियल लेवरेज, या इसको हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एग्जैक्ट मतलब मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बार बार बोल रहा हूं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि हम बोरोड फंड्स लेकर के आए जो सस्ते मिल गए हमको, हमने उनको कहीं पे इन्वेस्ट किया जहां से कमाया ज्यादा और अल्टीमेटली इक्विटी की अर्निंग बढ़ गई, वो होती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझ गए? ठीक है। अच्छा एक बात बताना, उल्टा भी केस तो हो सकता है। उल्टा केस ऐसे मान ले, मान लो आपने सोचा कि आप कमा पाओगे पेन से 10%। आपने सोचा आप पेन का बिजनेस करोगे, 10% कमा पाओगे। बैंक में आप गए लोन लेने, बैंक से आपने पूछा लोन कितने का मिल जाएगा, बैंक ने कहा लोन का इंटरेस्ट रेट रहेगा 12% का। बताओ व्यापार करोगे ये वाला कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सिचुएशन अनफेवरेबल दिख रही है, देना ज्यादा पड़ेगा, 12% ब्याज, कमाएंगे 10%, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम लोग काम तभी करते हैं आमतौर पे जब हमको प्राइमा फेसी सिचुएशन फेवरेबल दिखे, हमें अपना फायदा दिखे कि भाई हाँ ब्याज कम मिल रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम ज्यादा कमा ले जाएंगे, जितना ब्याज आएगा उससे ज्यादा कमा ले जाएंगे, तभी व्यापार होता है। ये तो उम्मीद पे है। आपने सोचा कि आप 10% कमा ले जाओगे, ब्याज मिल रहा है 6% के हिसाब से, आपने व्यापार शुरू कर दिया। बट बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क, है कि नहीं? अभी कोविड काल आया, दुनिया भर में लॉकडाउन लगा। अब मान लीजिए आपने लोन लेके बैठे हैं, तो क्या बैंक ने ब्याज वेव ऑफ कर दिया था? नहीं, ब्याज तो देना पड़ेगा। लेकिन उस समय माल ही नहीं बिका, जब लॉकडाउन था, सेल ही नहीं हुई, कमा ही नहीं पाए। क्या किसी को पता था दुनिया में कोविड आएगा? नहीं पता था, आया ना। अब जरा समझिए, ये जो सिचुएशन होती है जहां पे आप कमा कम पाए लेकिन ब्याज ज्यादा देना पड़ गया, ये कहलाता है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज या नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज। अभी लिखा हुआ आएगा, परेशान ना हो, भी आएगा। अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज किसको कहते हैं? जहां आपने एक्चुअल में जो कमाया वो ब्याज से, जितना ब्याज देना पड़ रहा है उससे कम कमाया, कमाया कम, ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, या इसको नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज भी लोग मार्केट में बोलते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है
पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज या फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? बताओ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज किसको बोलेंगे? जब कमाया आपने एक्चुअल में ज्यादा और ब्याज कम देना पड़ा। पढ़ के देखते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज में भी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी फिक्स कॉस्ट फंड्स को यूज कर रहे हैं, उतना कमा भी पा रहे हो कि नहीं। फाइनेंशियल फेवरेबल कब होगा सर? पढ़ो अगली लाइन में। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर्स कब? व्हेन कंपनी अर्न्स मोर ऑन द एसेट परचेज विद द फंड्स। कह रहे हैं व्हेन कंपनी ने ज्यादा कमाया, जो एसेट्स खरीदे फंड्स को यूज करके, उस पर ज्यादा कमाया, देन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ देयर यूज, जितना फंड्स को यूज करने की फिक्स कॉस्ट है उससे ज्यादा कंपनी ने कमाया, तो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज। एक बार फिर से पढ़ना हो, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर्स व्हेन द कंपनी अर्न्स मोर ऑन द एसेट परचेज्ड विद द फंड्स देन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ देयर यूज। आई होप समझ में आ गया। जस्ट इसी को उल्टा कर दे, वाइस वर्सा कर दे, तो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ के देखिए। अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर्स when the company does not earn as much as the funds cost। जितनी फंड को लाने की कॉस्ट है, ब्याज है, आप उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो अनफेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। हेंस इट इज कॉल्ड नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज। तो हर इंसान किस उम्मीद में बिजनेस करता है? पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज की उम्मीद में करता है, तभी करता है। नेगेटिव की उम्मीद में कोई नहीं करता है। हाँ, सरकमस्टांसेस हो सकता है ऐसे आ जाए कि नेगेटिव हो जाए, तो बात ही अलग है। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज होता है EBIT अपॉन, बताओ बेटा क्या? EBT। यहां तो लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेम ही चीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो, एक ही बात है। आपको पता है अर्निंग बिफोर टैक्स को टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स को टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट क्यों? इस पे टैक्स निकलता है ना, EBT पे टैक्स निकलता है। मान लो टैक्स का रेट है 40%, तो EBT का 40% टैक्स होगा, इसलिए इसको टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। और क्या फॉर्मूला हो सकता है सर फाइनेंशियल लेवरेज का? परसेंटेज चेंज वाला। आइए देखें। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, मतलब बेटा EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब EBIT। इसकी जगह अगर आप परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT कर लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। लिखा भी है इन्होंने, देखो अगले उसमें लिख भी रखा है कि एक और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बता रखा है कि परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT भी कर लोगे तो कह रहे हैं तो भी ठीक आएगा। लेकिन मेरा काम ऊपर वाले दो बस आप याद कर लेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेज के भी तो हम लोग ने दो देखे थे। कौन कौन सा? एक देखा था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, एक देखा था परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वैसे यहां पे दो क्या है फाइनेंशियल लेवरेज के? एक है EBIT अपॉन EBT और दूसरा है परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। बात समझ में आ गई? पक्का? अगर आ गई है तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। एक कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। और ये अभी हम इजी रखते हैं क्वेश्चन को, ये प्रेफरेंस शेयर हटा देते हैं, ठीक है? हटा दीजिए, आप भी काट दीजिए, गलत छपाई हटा दो। हाँ, ऐसा हटाना, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? दिख तो नहीं रहा है? ठीक है। एक कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज की। 8% डिबेंचर्स हैं 1,25,000 रुपीज के। ये 8% मतलब ये इंटरेस्ट का रेट दिया होता है। जरा अगर कैलकुलेटर पे मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट निकालो, 1,25,000 का 8% कितना होगा? ब्याज कितना होगा? 1,25,000 का 8% 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। आगे बोल रहे हैं प्रेजेंट EBIT है 50,000 का, 50,000 का EBIT है और इंटरेस्ट कितना निकाला था अभी आपने? 10,000। EBIT में अगर इंटरेस्ट माइनस कर दे तो EBT आ जाएगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT होता है।
50,000 का EBIT, 10,000 का इंटरेस्ट, यानी EBT होगा 40,000। कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लेवरेज एज्यूम करते हुए कि कंपनी के ऊपर 50% टैक्स लगता है। टैक्स की तो अपने को कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, EBIT अपॉन EBT। करिए सॉल्व, बड़ा इजी क्वेश्चन। EBIT 50,000 है, EBT निकाल लो। 50,000 में ब्याज माइनस कर दो, 10,000 का ब्याज माइनस करके 40,000 आया। 50,000 अपॉन 40,000 कितना? 1.25 टाइम्स और लिख दो। ठीक, तो बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा था पता नहीं क्या होगा, है इजी। अच्छा, यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, और जरा देखिए फाइनेंशियल लेवरेज बताओ जरा कौन सी दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है? EBIT एंड EBT, और क्या बोल सकते हैं और बताओ? EBIT एंड EAT, और क्या बोल सकते हैं? EBIT एंड EPS, और क्या बोल सकते हैं? EBIT एंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कुछ भी बोल लो, पढ़ के देखते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज हेल्प करता है टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में? EBIT एंड EPS के बीच की रिलेशनशिप। फाइनेंशियल लेवरेज मेजर करता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या हुई बेटा? EBT, बिल्कुल ठीक। टू द परसेंटेज चेंज इन EBIT, यही तो आपने एक फॉर्मूला और देखा फाइनेंशियल लेवरेज का, एक और फॉर्मूला आपने देखा परसेंटेज चेंज इन EBT, ये देखा आपने अपॉन ये वाला परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो यही तो लिखा है यहाँ पे भी कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या करता है? मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन EBT टू द परसेंटेज चेंज इन EBIT। हिंदी में इसका मतलब सुन लो, फाइनेंशियल लेवरेज की मदद से हम लोग ये निकाल पाते हैं कि अगर मेरा EBIT इतने परसेंट चेंज होगा तो मेरा EBT कितने परसेंट चेंज होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो मैंने ऑपरेटिंग में दिया था, पहले मैं ऑपरेटिंग की तरफ आपको ले चलता हूं। ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद से हम लोग निकाल पाते थे कि अगर मेरी सेल इतने परसेंट चेंज होगी तो मेरा EBIT कितने परसेंट चेंज होगा, ये निकालते थे। सेम तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज की मदद से ये निकाल पाते हैं कि अगर मेरा EBIT इतने परसेंट चेंज होगा तो मेरा EBT कितने परसेंट चेंज होगा। यानी ऑपरेटिंग लेवरेज कहीं ना कहीं सेल की और EBIT की रिलेशनशिप बता रहा था, फाइनेंशियल लेवरेज EBIT और EBT की रिलेशनशिप बता रहा है। इतना डेप्थ में हालांकि नॉर्मली आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन थ्योरी में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल लेवरेज, ये लाइन आ सकती है, मेजर करता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन टैक्सेबल इनकम टू द परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT। इट लोकेट्स करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन। तेरा था ना, दुनिया में करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन किसको कहेंगे? अभी अभी आपको पढ़ाया था करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज को। एक पढ़ाया था फेवरेबल, एक अनफेवरेबल। जो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज यानी करेक्ट डिसीजन लिया है आपने। करेक्ट डिसीजन मतलब, करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या हुआ होगा आपके साथ जो करेक्ट हो गया डिसीजन? ब्याज का रेट कम रहा होगा और जो कमाया है वो ज्यादा रहा होगा। आपने कमाया ज्यादा, ब्याज कम। कह रहे हैं इट लोकेट्स, कोशिश हमारी ऐसी होती, जब भी कोई फाइनेंशियल लेवरेज लगाएगा तो उसकी कोशिश तो यही होगी ना कि वो सही डिसीजन ले, गलत डिसीजन से तो कोई नहीं करता। इट लोकेट्स करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन रिगार्डिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो, कितना लेवरेज लाएं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जिसको हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? टू मेजर फिक्स्ड कॉस्ट प्रपोर्शन विद द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। टोटल कैपिटल में फिक्स कॉस्ट कितनी है। इफ द फर्म, अब ये जो इफ द फर्म, ये जो लाइन लिखी इसको पढ़ो, अपने आप समझ जाएगी। यहां से अपने आप पढ़ो, अगर ये समझ में आ गई तो आपको FM समझ में आएगी, आप FM के ज्ञानी बन सकते हैं। जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं उतना पढ़ो। देखो समझ में आ पाएगा क्या? समझने की कोशिश करो। इफ द फर्म एक्वायर्स फिक्स कॉस्ट फंड्स, फिक्स कॉस्ट फंड्स मतलब ब्याज वगैरह जो देना पड़ रहा है, एट ए हायर कॉस्ट, ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है,
किसके मुकाबले? देन द अर्निंग फ्रॉम दोज एसेट्स, जितना उससे कमा रहे हैं उससे ज्यादा देना पड़ा। इसको क्या बोले? फेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज की अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो ऐसे में ईपीएस क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होएगा। द ईपीएस एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल विल डिक्रीज। और इसी का जस्ट उल्टा होता अगर, तो ईपीएस बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल एवरेज, फाइनेंशियल एवरेज का इम्पैक्ट कह रहा है इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं एग्जाम्पल। XYZ लिमिटेड decides to use two financial plans and they need 50,000 rupees for total investment। करेक्ट, कंपनी है, इसको केवल 50,000 रुपए की जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब 50,000 आए कहां से? तो इसके पास दो प्लान है, दो फाइनेंशियल प्लान है, दो में कोई एक ही प्लान करने वाली है, लेकिन इसके पास दो रास्ते हैं 50,000 रुपए को पूरा करने के लिए। पहला तरीका क्या है? पहला प्लान उसका है कि हम डिबेंचर वालों से 40,000 रुपए ले आए और इक्विटी शेयर वालों से 10,000 रुपए ले आए, तो हो जाएगा ना 50,000। या दूसरा तरीका है कि हम डिबेंचर वालों से केवल 10,000 लाएं, इक्विटी वालों से 40,000 ले आए, तो भी 50,000 हो जाएगा। कंपनी दोनों करेगी कि कोई एक करेगी? कोई एक करेगी। दो फाइनेंशियल प्लान है। दो फाइनेंशियल प्लान का मतलब होता है कि हमें मान लो 50,000 चाहिए, इसी एग्जाम्पल समझो, हमें 50,000 चाहिए, मार्केट में निकले कि 50,000 कैसे कैसे आ सकते हैं, तो हमें एक रास्ता दिखाई दिया कि हम ये कर सकते हैं 40,000 रुपीज के डिबेंचर इशू कर दे एंड 10,000 रुपीज के इक्विटी शेयर इशू कर दे। दूसरा रास्ता नजर आया कि 10,000 रुपीज के डिबेंचर इशू कर दे, 40,000 रुपीज के इक्विटी शेयर इशू कर दे। कंपनी को कौन सा काम करना चाहिए दोनों में? हम लोग को क्या पता? जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा हो, जिसमें अल्टीमेटली कंपनी का ईपीएस ज्यादा है। नेकेड आइज से देख के हम नहीं बता सकते कि ए करे कि बी करे, ठीक है, इतने ज्ञानी ना भी हम हुए ना आप हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड, तो इन दोनों का टोटल है 50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पहले प्लान में 1,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये 1,000 कैसे आ गया? क्योंकि ऊपर लिखा था प्लान ए में कि हम 10,000 रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। हर एक शेयर, देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा था 10 रुपए का है, तो 10,000 शेयर, हर एक शेयर 10 रुपए का, 1,000 शेयर यहाँ हो गए। सेम तरीके से प्लान बी में 40,000 शेयर इशू कर रहे थे, हर एक शेयर 10 रुपए का, तो 4,000 शेयर यहाँ पे हो गए। अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, आंसर शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि द ईबीआईटी, देखो पढ़ो, ये ईबीआईटी लिखा है ना, द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी आर एज्यूम्ड एट 5,000 एंड 12,500। कह रहा है ईबीआईटी हम जो एज्यूम कर रहे हैं, जो मान रहे हैं कि या तो हम 5,000 कमाएंगे या 12,500। 5,000 कौन से प्लान में कमाएंगे? चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, काम तो सेम ही कर रहे हैं। पेन पेन लगाने का बिजनेस, पेन बनाने का बिजनेस शुरू करना है, 50,000 की नीड है, तो चाहे प्लान ए से पैसा लाएं चाहे प्लान बी से, अगर कमाएंगे तो या तो 5,000 कमाएंगे तो दोनों ही प्लान से 5,000 कमाएंगे, या फिर हम 12,500 कमाएंगे तो दोनों प्लान से। मतलब कुल मिला के दो ईबीआईटी दिए हैं। तो जब आप पहला ईबीआईटी पकड़ोगे 5,000 का, तो प्लान ए में भी ईपीएस निकालोगे, ये जो प्लान ए था इसमें भी ईपीएस निकालोगे, प्लान बी में भी ईपीएस निकालोगे। फिर जब आप दोबारा फिर से करोगे, ईबीआईटी पकड़ोगे 12,500 का, तो प्लान ए में भी ईपीएस निकालोगे, प्लान बी में भी ईपीएस निकालोगे। पढ़ के देखो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट ईपीएस ही कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों को ईपीएस निकालना आता है? वो मैंने पूरी टेबल सिखाई थी, कॉपी खोलिए, मैं आपकी मदद करता चलूंगा, परेशान बिल्कुल ना होए। ज्यादा काम आपको करना है, मैं कम करूंगा, ठीक है ना? आप कॉपी खोलिए, मैं बताता चल रहा हूं। सबसे पहले तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर प्लान ए एंड प्लान बी, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर प्लान ए एंड प्लान बी इफ EBIT is rupees 5,000। इफ EBIT is rupees 5,000, पहले 5,000 रुपए के हिसाब से काम करते हैं। ये मैंने करा दिया, तो 12,500 वाला तो आप कर ही लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तीन कॉलम बना लीजिए, एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा प्लान ए का, और फिर प्लान बी का। पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी। बना लिया पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी। अब आपको वो टेबल, वो चार्ट तो याद ही हो चुका है अभी तक।
याद हो चुका है? कहां से शुरू करें, सेल से लिखना शुरू करें कि ईबीआईटी से? ईबीआईटी दिया तो ईबीआईटी से पर्टिकुलर्स में पहले वो पूरा लिख लो, लिखो ईबीआईटी, पहले पर्टिकुलर्स पूरा भर लो, फिर फिगर्स भरनी बाद में रह जाएगी, कर लेंगे। ईबीआईटी लेस उसके नीचे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? ईबीटी, ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी, ईबीटी में टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी। फिर से बोलूं, अभी तक तो याद हो गया होगा, ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है, ईबीटी में टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी आता है, ईएटी में प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं, प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को काहे से डिवाइड कर दें कि ईपीएस आ जाए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ईपीएस आ जाएगा। ये पूरी टेबल मैंने आपको जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो लिखवाई थी कॉपी में ना, ठीक। अब बेटा अपने को एक एक प्लान करके करते हैं, ठीक है? पहले प्लान ए के लिए ही कर लेते हैं। प्लान ए में ईबीआईटी लिखो 5,000 रुपए का, 5,000 के ईबीआईटी पे काम कर रहे हैं, लेस ब्याज। आप बताओ प्लान ए में आराम से देख के ब्याज बताओ। प्लान ए में डिबेंचर है 40,000 रुपीज के, इंटरेस्ट है 10%, कितना होगा? 4,000 रुपीज, ठीक है 4,000 लिख दो। 5,000 का ईबीआईटी माइनस 4,000 का इंटरेस्ट, कर पाओगे, भर पाओगे, आगे तक चल पाओगे? करो, अच्छा करो, मैं समय दे रहा हूं आपको, ईपीएस तक निकालो प्लान ए का, हो जाए तो फिर प्लान बी का, दोनों का ईपीएस निकालो 5,000 रुपए का ईबीआईटी मानते हुए। पांच हजार का ईबीआईटी दोनों प्लान में है और आपको दोनों में ईपीएस निकालना है। तो प्लान ए में आपने ईबीआईटी लिया 5,000 का, इंटरेस्ट 40,000 का 10% 4,000, 5,000 माइनस 4,000, ईबीटी बचेगा 1,000। टैक्स का रेट क्वेश्चन की आखिरी लाइन में लिखा ही होगा, 50% लिखा था ना? हाँ ये लिखा था टैक्स रेट 50%, ठीक है। तो टैक्स आपने ले लिया 50%, 1,000 का 50%, 500 ईबीटी का टैक्स निकलता है, ईबीटी का 50% निकाला, ठीक है। 500, 1,000 माइनस 500 किया, 500 बचा। अब ये तो ईएटी बचता है, इन्होंने लिख दिया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, हम लोग ने तो लिखा है ईएटी। देखो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो जब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे तो प्रेफरेंस का डिविडेंड जीरो होगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में जब प्रेफरेंस का डिविडेंड जीरो माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर उतनी ही आएगी जितना ईएटी है, तो इन्होंने वो लाइन ही गायब कर दी, ठीक है ना? तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हुए हैं 1,000, डिवाइड किया 500 अपॉन 1,000, 0.5 रुपीज का अर्निंग पर शेयर आ गया। ऐसे ही बगल वाले में निकालो प्लान बी में। डन, सभी ने कर लिया है? जो कर रहे हैं कर लीजिए, 0.5 आ रहेगा इसमें भी क्या? ओके कर लीजिए एक बार, और अगर हो जाए तो फिर 12,500 रुपए के ईबीआईटी मानते हुए करना दोनों प्लान में।
12,500 वाले में कितना कितना आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है? 4.25 और 1.1 1.44। तो ईपीएस निकालने को आएगा एग्जाम में, तो ईपीएस तो आप निकाल ही लोगे आराम से। डन हो जाएगा, ये अभी नहीं हुआ हो तो घर पे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज तुम लोग को और सिखा दूं। जैसे जब हम लोग ने 5,000 पे निकाला ना, तो दोनों प्लान में ईपीएस सेम आया। ये जो हमने एक चीज सिखा रहे हैं आगे काम आएगी, इसी चैप्टर में काम आ जाएगी। सुन लो ध्यान से। जब हमने ईबीआईटी 5,000 पे निकाला तो इत्तेफाक की बात थी कि दोनों प्लान ए हो या बी हो, दोनों में ईपीएस सेम आया। सेम आया था ना? बाकी सब में सेम नहीं आता, ऐसा नहीं है, इत्तेफाक था। जैसे 12,500 में सेम थोड़ी ना आया था। सुनना आप बात को। वो ईबीआईटी वो ईबीआईटी जिसमें दोनों फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस सेम आए, ऐसे ईबीआईटी को हम लोग इन डिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अभी आगे इसी चैप्टर में टॉपिक आने वाला है। इन डिफरेंस पॉइंट एक टॉपिक आएगा। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि दो फाइनेंशियल प्लान अगर हमको दिए, जैसे इस क्वेश्चन में अपने पास दो फाइनेंशियल प्लान थे ना, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में हम डेट ज्यादा ला रहे थे, शेयर से कम पैसा ला रहे थे। प्लान बी में हम शेयर से ज्यादा पैसा ला रहे थे, डेट से कम पैसा ला रहे थे, डिवेंचर से। जब भी दो फाइनेंशियल प्लान दिए हो और क्वेश्चन हमसे बोले कि इन डिफरेंस पॉइंट निकाल दो, तो निकालते कैसे अभी मैंने वो नहीं सिखाया, वो तो आपको टॉपिक आएगा तब सिखाऊंगा। उसका मतलब ये होता है, मैं मतलब सिखा रहा हूं कि वो कह रहे हैं इन डिफरेंस पॉइंट निकाल दो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ये कह रहा है ऐसा ईबीआईटी निकाल दो कि हम कितना ईबीआईटी कमाएं, ऐसे में चाहे प्लान ए में ईपीएस निकालें चाहे प्लान बी में सेम आए। इन डिफरेंस पॉइंट होता है कि हम ईबीआईटी निकालते हैं। इन डिफरेंस पॉइंट में क्या चीज निकालते हैं? ईबीआईटी, कि इतने ईबीआईटी में दोनों प्लान में ईपीएस सेम होगा। तो वो ईबीआईटी जिसमें दोनों फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस सेम हो, उस ईबीआईटी को इन डिफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूं कि 5,000 का ईबीआईटी इज एन इन डिफरेंस पॉइंट। 12,000 का 12,500 ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट नहीं था, क्योंकि यहां पे ईपीएस चेंज हो रहा था। खैर अभी टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा। अब जरा डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं एक बार ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज के बीच में। ऑपरेटिंग लेवरेज एसोसिएटेड होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेंट जा रहा है, जो भी चीजें जा रही हैं। फाइनेंशियल लेवरेज एसोसिएटेड होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग लेवरेज में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, या फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल लो। फाइनेंशियल लेवरेज में फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है कि आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे यूज करें या कितना यूज करें। फाइनेंशियल लेवरेज बताता है कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को कैसे यूज करें। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ऑपरेटिंग लेवरेज इंपैक्ट बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसकी, कि परसेंटेज चेंज प्रॉफिट में कितना होगा। प्रॉफिट का मतलब यहां पे है ईबीआईटी। प्रॉफिट का मतलब यहां पे लिख लेना, ईबीआईटी में कितना परसेंटेज चेंज होगा अगर हम सेल में चेंज करें तो। यही तो बता रहा था, सेल और ईबीआईटी की रिलेशनशिप बता रहा था। फाइनेंशियल एवरेज किसकी बताता था? ईबीआईटी एंड ईबीटी की, कि ईबीटी में कितने परसेंट चेंज होगा अगर हम ईबीआईटी में इतने परसेंट चेंज करें तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट मतलब ईबीटी में कितना चेंज होगा एज ए रिजल्ट ऑफ ईबीआईटी चेंज। ईबीआईटी में चेंज करें तो एज अ रिजल्ट ईबीटी में कितना चेंज होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी थोड़ी ना होती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो उसको कहते हैं जहां पे हम पैसा उधार लाए, ब्याज दे रहे हैं, ब्याज कम दे रहे हैं, ईपीएस ज्यादा बच गया।
तो ब्याज की बात ऑपरेटिंग लेवरेज करता ही नहीं, वो तो उससे पहले की बात करता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, लेकिन इधर फाइनेंशियल लेवरेज से ही होती। समझ गए? ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे? हम लोग ने तो केवल फिक्स पढ़ी थी। ऑपरेटिंग लेवरेज कब निकलता है? जब आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करते हैं। कंट्रीब्यूशन कब आ चुका होता है? ऑलरेडी वेरिएबल भी तो माइनस हो चुकी होती है, तो कहीं ना कहीं वेरिएबल भी लेके चल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ब्याज वगैरह को लेके चलता है। इंटरेस्ट रेट वगैरह से ऑपरेटिंग लेवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज में फर्क पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का। इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वैसे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सुनिए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि हम कितना ईबीआईटी कमाएं ताकि ईपीएस ना नेगेटिव आए ना पॉजिटिव आए। ना नेगेटिव आए ना पॉजिटिव, मतलब जीरो आए। कितना ईबीआईटी कमाए ताकि ईपीएस जीरो हो जाए, ये होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मान लो हमने निकाला, फॉर एग्जांपल फॉर्मूले से भी निकालेंगे कि 10,000 का ईबीआईटी कमाइए तो ईपीएस जीरो हो जाएगा। तो जो 10,000 का ईबीआईटी है जिसपे ईपीएस जीरो हो जाएगा वो होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। निकालते क्यों होंगे? यहां तो समझ में आ रहा है एग्जाम में आ सकता है इसलिए निकाल रहे हैं। प्रैक्टिकल जीवन में काहे कि निकालते हैं? ताकि पता चले कि हमें इससे ज्यादा ही ईपीआईटी कमाना है, इससे कम नहीं कमाना। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का हिंदी में मतलब है कि ऐसा ईबीआईटी जिसपे ईपीएस जीरो हो जाए। ऐसा ईबीआईटी जिसपे ईपीएस जीरो हो जाए। बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। देखते हैं क्या करना है। इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी, ये वो ईबीआईटी है जिसमें कवर हो जाएंगी आपकी सारी फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्या कवर हो जाएंगी? सारी फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, तभी तो ब्रेक इवन हो पाएगा। इट इज द लेवल, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी, ये वो लेवल है ईबीआईटी का एट विच ईपीएस इज जीरो। जिस लेवल पे ईपीएस जीरो हो जाए वो होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता है आइए देखें। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? क्या निकलेगा इससे? ईबीआईटी निकलेगा। क्या निकलेगा इस फॉर्मूले से? ईबीआईटी। लेकिन कौन सा ईबीआईटी? जिस ईबीआईटी पे ईपीएस जीरो हो जाए वो निकलेगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। टी क्या है? टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट। लिख लो, वहां पे पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लो। टी मीन्स टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। अभी करवाऊंगा एक क्वेश्चन। पहले तो ये बताओ, ये जो डिवाइड किया गया है 1 माइनस टी से, ये पूरा इंटरेस्ट में भी डिवाइड है कि केवल प्रेफरेंस के डिविडेंड पे? केवल प्रेफरेंस के डिविडेंड पे डिवाइड है। यानी फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। बस आप मेरे को देखते जाइएगा, मैं सॉल्व करूंगा, आप बस देखते जाइए। एबीसी लिमिटेड के फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है और जानना चाहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, बता देंगे क्या है। इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू हर एक शेयर की 100 रुपए है, 5 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर है। 12% प्रेफरेंस शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। 5 लाख लिखा है ना, ये गलत छपा है, ये 50 लाख है। ये काट के लिखो, 50 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है। 50 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है। 50 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है। ये 12% क्या चीज है? 12% प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट नहीं, प्रेफरेंस शेयर वालों को इंटरेस्ट नहीं देते, डिविडेंड, डिविडेंड का रेट है। ठीक है। 10% डिबेंचर है 10 लाख रुपीज के, टैक्स का रेट है 40%। क्वेश्चन बस इतना ही है, नीचे मत देखिएगा। मैं जो जो पूछूं आप वो बस बताते जाना, फिर करेंगे इसको सॉल्व। हमको ये बताओ इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख रुपीज का 10% 1 लाख, सही बता रहे हैं। प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है? 50 लाख रुपीज का 12%, जरा करना। 6 लाख आएगा, चेक कर लो एक बार। 6 लाख आएगा। अच्छा ठीक है। एक चीज और बता दो, ये जो 40% है टैक्स रेट, क्या इसको हम 40/100 लिख सकते हैं?
मतलब यही है। और अगर 40/100 को सॉल्व करें जरा करो कैलकुलेटर में, तो 0.40 या 0.4 कुछ भी बोल लो, ये लिख सकते हैं। 40% मीन्स 40/100 दैट इज 0.4। ओके चलो अब तो कुछ बचा ही नहीं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अब आप लगाओ, मैं छुपा लेता हूँ सॉल्यूशन और करो। फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, दैट इज अपॉन में आएगा 1 माइनस 0.4। ठीक है ना, करो सॉल्व करो। अगर इसको करें तो इंटरेस्ट आपने 1 लाख रुपीज बताया था, प्लस यानी 10 लाख का 10% 1 लाख आया था, प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड आपने 50 लाख का 12% 6 लाख बताया, और 6 लाख को डिवाइड आप करवा रहे हैं 1 माइनस 0.4। 1 माइनस 0.4 कितना होता है? 0.6। ठीक है, तो पहले मैं 6 लाख को जरा डिवाइड कर लेता हूँ। 6 लाख अपॉन 0.6, 10 लाख ये आया। 1 लाख का इंटरेस्ट और जोड़ दीजिए, 11 लाख का हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। क्या चीज आई? 11 लाख। सेल आ गई? सेल सेल नहीं आई, क्या आया? ईबीआईटी आया। क्या आया? ईबीआईटी। यानी हिंदी में मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपनी 11 लाख रुपए का ईबीआईटी कमाएगी तो इसका ईपीएस 0 होगा। देर किस बात की है, चेक करके बताओ ना, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। ईबीआईटी कॉपी में जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी होता है, लेस टैक्स ईएटी होता है, लेस प्रेफरेंस का डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अर्निंग पर शेयर होता है। टेबल तो आपको पता ही है, लिख डालो पूरी टेबल ईबीआईटी से ईपीएस तक पूरी लिख दो, और चेक करके बताओ कि वाकई अगर ईबीआईटी 11 लाख रुपए का है, ईबीआईटी में आप लिखो 11 लाख, तो क्या ईपीएस 0 है? चेक तो कर लें, प्रूफ तो होना चाहिए हमारे पास। 11 लाख के ईबीआईटी पे क्या वाकई ईपीएस 0 आ रहा है? चेक कर लो, कि सिर्फ पढ़ने को पढ़ लिया। पता तो होना चाहिए सही भी पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। ईपीएस 0 आ रहा है 11 लाख के ईबीआईटी पे हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हो रहा है, हम भरोसा कर लेते हैं आप पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला सही है। क्या है फॉर्मूला? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। आपको होता है मैं कोई भी काम आपसे जबरदस्ती बिना मतलब का नहीं कराता। ये जो मैंने अभी करा है इसके पीछे भी तुक्का है। पता है क्या है? हो सकता है आप एग्जाम में पहुंचे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो और आप फॉर्मूला भूल जाए। बच्चों के दिमाग में और गजनी में कोई अंतर ज्यादा होता नहीं है ना? उस 3 घंटे में ही बच्चे भूल जाते हैं, ये होता है। अब ऐसे में 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आप 4 जो ईबीआईटी दिए होंगे, चारों ईबीआईटी को यूज करके ईपीएस निकाल लेना। जिस ईबीआईटी से आपका ईपीएस 0 हो जाए वही आंसर हो जाएगा। मैं बहुत समझदार हूं ना। पहली बात तो आप फॉर्मूला जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है? ये तो टाइम लगेगा इसमें, फिर आप चारों पे निकालने बैठे तो। चलें आगे। अगला टॉपिक आ रहा है इनडिफरेंस पॉइंट। मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, आप लोग बताएंगे क्या होता है, फिर मैं पढ़ाऊंगा। इनडिफरेंस पॉइंट, जब दो फाइनेंशियल प्लान हो और दोनों फाइनेंशियल प्लान में हमसे इनडिफरेंस पॉइंट अगर कोई पूछ रहा है, तो यानी वो ये पूछ रहा है कि हम कितना ईबीआईटी कमाएं ताकि दोनों फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस सेम आए, वो होता है इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक, पढ़ के देखते हैं, पहली लाइन जरा पढ़ते हैं। इट इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है, एट विच डिफरेंट सेट ऑफ डेट रेशियो है, परसेंटेज ऑफ डेट टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड गिव्स द सेम ईपीएस। समझ में नहीं आया? डिफरेंट सेट ऑफ डेट रेशियो मींस कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब जैसे जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं,
जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जो हम लोग ने किया था, इसमें जो प्लान ए था उसमें टोटल कैपिटल तो 50,000 ही चाहिए थी। 50,000 कैपिटल में 40,000 रुपीज का हम डिबेंचर ला रहे थे, डेट इशू कर रहे थे, यानी करीब करीब 80% का डेट इशू था। करीब करीब 80% का डेट इशू था। 50,000 का 80% 40,000। दूसरे वाले प्लान में अगर हम बात करें तो 50,000 उसमें भी चाहिए थे, लेकिन डेट केवल जो था वो टोटल कैपिटल का 20% ही था। 10,000 का डेट था, 50,000 टोटल कैपिटल थी, तो 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 करके देखें तो 20% डेट था, बाकी 80% इक्विटी थी। पहले वाले में 80% डेट था, 20% इक्विटी थी। तो डेट के रेशियो को कम या ज्यादा करोगे यानी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। डेट बढ़ाओगे तो इक्विटी कम करते हैं। टोटल तो उतना ही पैसा चाहिए ना, टोटल 50,000 चाहिए तो 50,000 चाहिए। डेट ज्यादा करते जाओगे तो इक्विटी कम होती जाएगी, डेट कम करते जाओगे इक्विटी बढ़ती जाएगी। तो इसको बोलते हैं डेट रेशियो चेंज करना या कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करना, एक ही बात है। वैसे इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज एनालिसिस, जिसमें से अभी आप लेवरेज एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अभी तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ना बचा है अपने को, जिसमें पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा कि आखिर होना कितना चाहिए, हम कहां से पैसा लाएं, डेट से लाएं पैसा, इक्विटी से लाएं, प्रेफरेंस से लाएं, कहां से लाएं, हमारे लिए अच्छा क्या होगा, वो आपको सिखाऊंगा। तो अभी तो इन डिफरेंस पॉइंट में चलो दोबारा ले चलता हूं। इन डिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें अलग अलग सेट ऑफ डेट रेशियो, अब आप यहां पे अंडरलाइन करिए, डिफरेंट सेट ऑफ डेट रेशियो, अंडरलाइन करके लिखिए, यहां पे लिखिए मीनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अलग अलग सेट ऑफ डेट रेशियो का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कितना डेट, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, क्या लेके आए। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, कैपिटल 50,000 लानी है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो, कितना किससे लेके आए। इट इज द पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर गिव द सेम ईपीएस। हिंदी में लिख लो वहां पे, इन डिफरेंस पॉइंट, हिंदी में जरूर लिख लो, नहीं एक महीने बाद भूल जाओगे। इन डिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, इन डिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें दोनों फाइनेंशियल प्लान में, दोनों फाइनेंशियल प्लान में सेम ईबीआईटी से सेम ईपीएस आए। इन डिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें दोनों फाइनेंशियल प्लान में सेम ईबीआईटी से सेम ईपीएस आए। यानी आपने ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें सेम ईबीआईटी जब लगाया 5,000 5,000 तो सेम ईपीएस आया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, 12,500 जब ईबीआईटी लगाए तो ईपीएस चेंज हो गया। यानी वो एक ही सिचुएशन होगी एक क्वेश्चन में जहां पे ये ईबीआईटी के अमाउंट में ईपीएस सेम हो जाए। एक बार आपको मैं फिर से ऊपर लेके चलता हूं, फिर मैं आपको नीचे वाली लाइनें समझा पाऊंगा। पहले यहां चलते हैं, सुनना बेटा ध्यान से। इन डिफरेंस पॉइंट का काम क्या होता है वो भी सुन लो। मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन इसका यूज क्या है इन डिफरेंस पॉइंट का। इन डिफरेंस पॉइंट हमको ये बताता है कि ये मेरा, मान लो जैसे इस क्वेश्चन में 5,000, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर मेरा 5,000 का इंडिफरेंस पॉइंट आया और मेरी कमाने की उम्मीद इससे ज्यादा है, मेरे को लग रहा है यार कमा मैं 8,000 10,000 12,000 13,000 कमा ले जाऊंगा, अगर ऐसा है तो मेरे को लेवरेज ज्यादा यूज करना चाहिए। लेवरेज मतलब बोरोड फंड ज्यादा यूज करने चाहिए और इक्विटी कम यूज करना चाहिए। सुनो, फाइनेंशियली हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूं। इन डिफरेंस पॉइंट जो भी आया, इन डिफरेंस पॉइंट क्या चीज आई है कि ईबीआईटी, फिर हम अपने जो ईबीआईटी आया और अपना जो ईबीआईटी की हमारी एक्सपेक्टेशन उसको कंपेयर करते हैं कि हम इससे ज्यादा कमा पाएंगे कि कम कमा पाएंगे। अगर हमें लगता है नहीं यार 5,000 क्या है तो 10,000 कमा ले जाएंगे, 15,000 कमा ले जाएंगे, 20,000 कमा ले जाएंगे, यानी इससे ज्यादा कमा ले जाएंगे, ऐसे में मैं डेट का पोर्शन ज्यादा रखूं, इक्विटी का पोर्शन कम रखूं तो मेरे लिए अच्छा है। अभी मैं आपको डेमो दूंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, मान लो हमारा इन डिफरेंस पॉइंट आया 5,000, लेकिन हमको लग रहा है नहीं यार एक्चुअल में तो हम 4,500 कमा पाएंगे, 4,000 कमा पाएंगे, ऐसे में डेट कम रखें और इक्विटी ज्यादा रखें। लॉजिक पहले सुन लीजिए फिर डेमो देता हूं। लॉजिक ये है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कम कमा पाएंगे तो डेट से ज्यादा पैसा ले आओगे तो उनको फिक्स्ड कमिटमेंट करके आ रहे हो ना, डेट वालों को तो कमिट करके आते हो ना कि हम तो तुमको ब्याज देंगे ही देंगे। मतलब यही होता है डेट का। लोन लेके आए तो बैंक कह रहा हमें तो ब्याज चाहिए चाहिए, कमाओ ना कमाओ हमें तो ब्याज चाहिए।
तो जब आपको लग रहा है कि इतना भी नहीं कमा पाएंगे इंडिफरेंस पॉइंट, उससे कम कमाएंगे, तो डेट का पोर्शन कम रखो, कम कमिटमेंट करके आओ, इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रखो। और उल्टा लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये ईबीआईटी का इंडिफरेंस पॉइंट आया, हम इससे ज्यादा कमा लेंगे, अब आप डेट का पोर्शन बढ़ाओगे तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा मिलेगा। डेट का पोर्शन बढ़ाओगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा मिलेगा। क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? डेट का पोर्शन बढ़ाओगे, सस्ते ब्याज पे डेट लाओगे, तो अल्टीमेटली कमाओगे ज्यादा, तो ईपीएस बढ़ेगा। ठीक, डेमो देता हूं आपको। देखो, मेरे को पता था, एक बात समझना, मेरे को पता था यहां पे दो केसेस दिए थे, एक ईबीआईटी दिया था 5,000 का, एक 12,500 का। एक देखो आपका एंगल था करने का, आपने करा, आंसर निकाला, बढ़िया मौज से, हो गया काम खत्म। मेरा एंगल समझो, मेरा एंगल समझने लगोगे तो फिर मजा आएगी। यहाँ पे एक 5,000 दिया था, एक 12,500। जैसे ही मैंने 5,000 पे आपको निकलवाया और दोनों पे सेम आया, तो मेरा दिमाग ने समझ लिया कि दोनों 5,000 पे सेम आया, नहीं 5,000 इन डिफरेंस पॉइंट है। अब फिर मेरे दिमाग ने कहा कि अगला ये 12,500 पे निकलवा रहे, यानी उससे ज्यादा ईबीआईटी पे निकलवा रहे हैं कि कम पे? ज्यादा ईबीआईटी पे, 5,000 से ज्यादा ईबीआईटी पे निकलवा, ज्यादा ईबीआईटी पे निकलवा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे केस में जिसमें डेट ज्यादा है, पहले वाले में डेट ज्यादा है कि दूसरे वाले में? लोन ज्यादा किस में है? पहले वाले। तो मैंने कहा जिसमें डेट ज्यादा है उसका ईपीएस ज्यादा आएगा, ये मेरे को पता था। और आपने जब करके देखा तो भी ऐसा ही हुआ, जिसमें डेट ज्यादा था प्लान ए में उसका ईपीएस ज्यादा आया, और जिसमें डेट कम था उसका ईपीएस कम आया। फिर से सुनिए, इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के बाद इंसान अपनी सोच को कंपेयर करता है कि मैं इन डिफरेंस पॉइंट जितना कमा भी पाऊंगा कि नहीं। अगर उसको लगता है इन डिफरेंस पॉइंट्स इतने से ज्यादा कमा लूंगा, तो डेट का पोर्शन ज्यादा रखता है, इक्विटी का पोर्शन कम रखता है, तो ईपीएस ज्यादा होता है। डेट का पोर्शन ज्यादा रखता है तो फायदा होता है, फायदा मतलब ईपीएस बढ़ना। लेकिन अगर उसको लगता है हम इन डिफरेंस पॉइंट से भी कम कमा पाएंगे, तो ईपीएस तब बढ़ेगा जब आप इक्विटी ज्यादा रखोगे। मैं आपको एक और केस दे देता हूं इसमें, घर के लिए। आप एक काम करना, अगर इसी केस में, इसी क्वेश्चन में, अगर ईपीआईटी मेरा 4,500 हो, तो दोनों प्लान में ईपीएस निकालना, निकाल पाओगे? मैं बिना निकाले, मैंने भी निकाला नहीं, मैंने ऐसे रैंडम आपको दिया, लेकिन मेरे को इतना पता है कि किसमें ईपीएस ज्यादा आएगा और किसमें कम आएगा। आप बताओ किसमें ज्यादा आएगा, किसमें कम आएगा? इन डिफरेंस पॉइंट से कम ईबीआईटी दे रहा हूं, तो मेरे को पता है कि जिस पोर्शन में डेट कम है, यानी प्लान बी, उसमें ईपीएस ज्यादा आएगा, यानी प्लान बी में ईपीएस ज्यादा आएगा, घर पे करना, और प्लान ए पे ईपीएस कम आएगा। करके देखना, जब इतना कर लेना तो रुकना नहीं। रुकना आपको कभी है ही नहीं जीवन में, ठीक है? जब तक जिंदगी है चलते जाना है। फिर इन लाइनों को पढ़ना, ये जो लिखा है यहां से लेके यहां तक, एक बार पढ़ना और देखना कितना समझ में आ रहा है। नहीं तो अगली क्लास में तो हम लोग करेंगे और आप मेरे को बताएंगे कि 4,500 की ईबीआईटी पे ईपीएस कितना आया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।